अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के सेक्शन नंबर 2 सेल बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम माइक्रोस्कोपी की डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें हम उसकी 2 टाइप्स को देखेंगे, जो है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और सेल थ्योरी बनने की सारी हिस्ट्री के बारे में आज पढ़ेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पे न्यू हैं इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ना, सारे सेल से मिलकर बने हैं। कुछ जो हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, यानी एक ही सेल है उसमें, और कोई जो है वो बहुत सारे सेल के मिलने से बनते हैं। जिस तरह हम हैं, हमारा जिस्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। इन लेक्चर्स में जितना भी मटेरियल है ये सारा आपकी बुक के अंदर से है। मैंने बुक की सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स निकाले हैं और हेडिंग्स बनाई हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इन लेक्चर्स का सबसे बड़ा एक और फ़ायदा ये है कि आप जहाँ कहीं भी हों, आप आराम से इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं और आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी आपको कोई एग्ज़ाम है या टेस्ट है, आप इन लेक्चर्स को सुन लें, इसको रिवाइज़ कर लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये उन्होंने लिखा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ओवर आइज़, मीट, आईलैशेस, फिंगर नेल्स, ऑरेंज जूस, द वुड ऑफ ओवर पेंसिल। यानी ये सारी एग्जांपल दे दी हर तरह की, और उन्होंने कहा है कि सारी चीज़ें जो है ना वो सेल से मिलकर बनी हैं। इसमें देखें ऑरेंज जूस का जिक्र किया है। अब देखिए, ऑरेंज एक फ्रूट है और ये एक ट्री पे लगता है, और ट्री क्या है? ट्री एक जानदार है। तो देखें, यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि तमाम ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार जो है ना वो सेल से मिलकर बने हैं। ये इसमें 7 एग्जांपल्स दिए हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए। ये देखिए, वुड भी इसमें आ जाएगा, वुड ऑफ ओवर पेंसिल, ये भी सेल से मिलकर बनी है। ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। अब नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। अब सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी को देखते हैं। अब देखिए कितनी इजी इसकी डेफिनेशन है। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ माइक्रोस्कोपी। अब देखें, जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी ना, वो 1595 में हॉलैंड में दरियाफ्त हुई थी और ज़ेकोराइस येंसन ने इसे डिस्कवर किया था। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या थी? ये एक सिंपल ट्यूब थी और इस ट्यूब के दोनों साइड पे लेंसेज लगे हुए थे और 3 टाइम से 9 टाइम तक इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज थी। बस अगर आपको आ जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, आपने साइंटिस्ट का नाम बताना है और उसका ये बता देना कि एक ट्यूब है जिसके दोनों साइड पे लेंस मौजूद हैं और इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज बता देनी है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है। फिर आगे हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं, एक है मैग्नीफिकेशन और दूसरी है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन जिसे बोलते हैं। अब जो मैग्नीफिकेशन है ना, मैग्नी से आपने याद रखना है, मैग्नी बड़ा, यानी किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को बड़ा करना। तो डेफिनेशन देखिए, इज़ द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर रिजॉल्विंग पावर है, ये कहते हैं क्लैरिटी, यानी अगर हम किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर रहे हैं तो वो चीज़ क्लियर भी होनी चाहिए, तो इसको हम कह देते हैं इसकी रिजॉल्विंग पावर है। और ये मिनिमम डिस्टेंस होता है एट विच 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट इमेज। फिर ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर देखें, 0.1 मिलीमीटर। ये देखिए, अगर 2 पॉइंट जो हैं वो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट का मतलब था दूर होंगे तो हमारी आँख उसे देख सकती है। अगर 2 पॉइंट का फासला 0.05 मिलीमीटर हो जाए तो हमारी आँख उसको नहीं देख सकेगी। ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव है, आपको एमसीक्यू इसका आ सकता है। और फिर लास्ट में एक पॉइंट है कि मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन जो है इसको कई गुना बढ़ाया जा सकता है अगर हम लेंस का इस्तेमाल करें। अब हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है। इतने इजी पॉइंट्स इसके मैंने बनाए हैं कि आपको लेक्चर सुन के ही ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। अब देखें लाइट माइक्रोस्कोप यानी LM।
अब देखिए नाम है इसका लाइट माइक्रोस्कोप, यानी लाइट का इस्तेमाल होगा इसमें। अब लाइट कौन सी होगी? विजिबल लाइट, यानी अब जिस स्पेसिमन को, जिस चीज़ को हमने देखना है, हम उसमें से विजिबल लाइट को पास कर देंगे। अब दूसरी तरफ देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेंगे। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, हम अपने ऑब्जेक्ट में से या अपने स्पेसिमन में से गुजारेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो दो तरह से रिएक्ट करेंगे, या तो वो उसमें से गुजर जाएंगे यानी पास थ्रू हो जाएंगे, या फिर वापस आ जाएंगे, रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट जो है ना, उसको मैंने बनाया है लेंसेज के नाम से। अब देखिए लाइट माइक्रोस्कोप में 2 ग्लास लेंस इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट लेंस जो होगा ना, वो इमेज को इनलार्ज करेगा, और सेकंड लेंस जो है वो मैग्नीफाई करेगा। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंसेज हैं, एक इनलार्ज करेगा और दूसरा फोकस करेगा, और स्क्रीन के ऊपर फिर हमें इसका इमेज शो हो जाएगा। दोनों में देखें मैंने स्क्रीन वर्ड यूज़ किया है, मैंने नहीं बल्कि बुक वालों ने ये यूज़ किया है। अब डेफिनेशन है माइक्रोग्राफ। अब देखिए उन्होंने कहा है कि अगर माइक्रोस्कोप से कोई फ़ोटो ली जाए, फ़ोटोग्राफी की जाए, तो हम उस ग्राफी को क्या कह देंगे? माइक्रोग्राफी, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से की गई है। फिर मैग्नीफिकेशन पावर है, देखो दोनों में डिफरेंट हैं, एक में 1500 टाइम्स है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की देखें 2,50,000 टाइम जो है ना, वो चीज़ को मैग्नीफाई करेगा। अब देखें उसमें हम एटम्स को देख सकते हैं, सेल को, ऑर्गेनेली, मॉलिक्यूल्स, डीएनए, प्रोटीन्स। फिर रिजॉल्विंग पावर देखें, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 0.2 माइक्रोमीटर है, और 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है ये भी आपको आना चाहिए। और 0.2 से कम अगर इसकी हो ना रिजॉल्विंग पावर, तो कोई इमेज नहीं बनेगा। इसी तरह रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन की उसने कहा हायर होती है लाइट माइक्रोस्कोप से, और ये कितनी है? 0.2 नैनोमीटर। दोनों की रिजॉल्विंग पावर जो है ना 0.2 है, एक की माइक्रोमीटर है और एक की नैनोमीटर है। और एक नैनोमीटर किसके बराबर है ये भी आप लोगों ने याद कर लेना, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स देखते हैं। अब देखिए मैंने पहले आपको बताया था इलेक्ट्रॉन है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑब्जेक्ट में से गुजर जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी बेस पे देखिए इसके नाम है। ट्रांसमिशन में वो ट्रांसमिट कर जाएगी यानी गुजर जाएगी उस ऑब्जेक्ट में से, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो रिफ्लेक्ट करेगी। अब एक और बात आपको बताऊं, जिस चीज़ में से गुजर जाएगी इट्स मीन कि हमें उसका अंदर तक, हमें इंटरनल सेल स्ट्रक्चर तक हमें पता लग सकता है, और जिस चीज़ से टकरा के वापस आएगी इट्स मीन कि उसके अंदर नहीं गई, तो हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का पता नहीं लग सकता, बल्कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होंगे उसमें फिर हम उसकी सरफेस को स्टडी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दोनों की डेफिनेशन आ सकती है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है। एक में देखें हम इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और एक में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस को स्टडी करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी चीज़ की, जिस तरह बैक्टीरिया, उसकी मूवमेंट देखनी हो तो हम कौन सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे? ये बुक के बॉक्स में मौजूद है, आप लोगों ने कमेंट में इसका आंसर देना है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। अब आगे पूरी हिस्ट्री है कि सेल थ्योरी कैसे बनी। अब इन सब के मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट था, उन्होंने लिखा था डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड का जो था ना, वो एंशियंट ग्रीक्स ने हमें दिया था। फिर है एरिस्टोटल, इसने कहा था कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर रिलेटेड। फिर है माइक्रोस्कोप का पहला इस्तेमाल जो था ना, वो 17th सेंचुरी में हुआ था। फिर है कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? वो था रॉबर्ट हुक 1665 में, और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। अब इसने किया क्या, इसने एक थिन स्लाइस लिया कार्क का। अब कार्क क्या है? किसी भी दरख्त का आउटर प्रोटेक्टिव कोट जो है ना, उसे कार्क बोलते हैं। अब उसने अपनी बनाई हुई लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्टडी किया, तो उसे छोटे छोटे खाली खाने नज़र आए, जिस तरह से हनी कॉम होता है, वो तो हर एक ने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं। उसने इसको कह दिया कि ये सेलुलाई हैं, जिसको बाद में हमने सेल का नाम दे दिया। अब क्या था कि 1674 में एक साइंटिस्ट था लेवनहुक, उसने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। अब देखें, हुक ने भी सेल डिस्कवर किया, इसने भी सेल डिस्कवर किया। अब इनमें फ़र्क क्या था?
कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्क्राइब किया था और लेवन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व्ड किया था। अब इसने क्या किया कि पॉन्ड वाटर लिया, माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया और उसमें उसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नज़र आए। इसने उसको कह दिया कि एनिमल क्यूल्स हैं। पहले ने सेलुला ही बोला था, दूसरे ने एनिमल क्यूल्स कह दिया उसे। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन पे मैंने स्टार लगा दिया है। अब नेक्स्ट था लामार्क 1809। इसने एक स्टेटमेंट दी कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट आर नोट सेलुलर टिश्यूज़। ये आपने एज सच याद कर लेनी है। फिर हमारे पास नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का। 1831 में इसने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया था। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ आपको। जिस तरह देखिए ब्राउन के एंड में एन आता है, ब्राउन, इसी तरह न्यूक्लियस एन से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से ये आप लोगों को याद हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 3 साइंटिस्ट थे, तीनों जर्मन थे। अब ये नाम जो है ना, शिलीडन और शवान, ये अक्सर इकट्ठा ही इस्तेमाल होता है। अब देखें, शिलीडन जो था वो एक बॉटनिस्ट था, यानी बॉटनी पढ़ी थी इसने, यानी प्लांट की स्टडी की थी। अब इसने क्या स्टेटमेंट दी, इसने स्टडी किया प्लांट टिश्यूज़ को एंड मेड फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि फ़र्स्ट स्टेटमेंट सेल थ्योरी की किसने दी थी, वो है शिलीडन। फिर दूसरा नाम है शवान। अब शिलीडन ने ये थ्योरी दी थी 1838 में। उसके एक साल बाद यानी 1839 में शवान ने हमें क्या बताया, शवान चूँकि एक जोलॉजिस्ट था, उसने जोलॉजी की स्टडी की थी, यानी एनिमल स्टडी की थी। उसने बताया कि ऑल एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। अब शवान का नाम याद करने के लिए भी आपको एक टिप बताती हूँ। अब देखिए, शवान है ना, तो हैवान जो है, दोनों देखिए मिलते जुलते हैं, शवान और हैवान। तो हैवान किसे कहते हैं, एनिमल्स को। तो देखिए आपको याद हो जाएगा कि शवान ने हवानों की स्टडी की, यानी एनिमल की स्टडी की। फिर नेक्स्ट था रेडोल्फ विर्चो। ये एक फिजिशियन था। इसने भी एक स्टेटमेंट दी जो आपने एज सच याद करनी है। स्टेटमेंट ये थी कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखें, ओमनस सेलुला ई सेलुला, ये भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है एमसीक्यू। ये थी सारी हिस्ट्री, साइंटिस्ट के नेम और ईयर्स भी मेंशन है इसमें, ये सब आपने याद करना है। एक साइंटिस्ट जो कि लास्ट पे है वो है लुईस पास्चर। इसने विर्चू के आइडिया को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था। फिर सेल थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि 3 हैं। इसमें देखिए मैंने सिंगल वर्ड निकालिया हर पॉइंट का। फर्स्ट में देखें 1 और मोर सेल्स, सेकंड में बेसिक यूनिट आपने याद रखना, थर्ड में प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर हमारे पास है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। ये तो सारी उन ऑर्गेनिज्म की बातें हो गई ना जो कि सेल से मिलकर बने हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेल से मिलकर नहीं बने, उन्हें हम सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स बोलते हैं। वो हमारे पास 3 हैं, वायरस, प्रायोन्स एंड वायराइड्स। चैप्टर नंबर 3 में जब टॉपिक आया था स्टेटस ऑफ वायरसेस, वहाँ मैंने डिटेल से वायरस के बारे में बताया था, तो वहाँ से इसकी डिटेल देख सकते हैं। बाकी जो इस टॉपिक में उन्होंने लिखा है कि नो मेटाबॉलिज्म इनसाइड, यानी इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। और ये किसका मेटाबॉलिज्म यूज़ करेगा, अपने होस्ट का, जिसके अंदर ये रह रहा है। फिर और पॉइंट है कि दिस शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी इसके पास खसूसियात हैं कुछ, और वो क्या हैं कि अपने साइज़ को ये इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज इन नंबर। यानी जब ये होस्ट की मशीनरी यूज़ करेगा बायोसिंथेटिक, तो वो उस मशीनरी से अपने लिए प्रोटीन कोट और डीएनए या आरएनए बना लेगा। इस तरह से ये उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी तादाद जो है वो ज़्यादा कर लेगा, अपने नंबर ज़्यादा कर लेगा। और फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वायरस जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और इससे क्या होगा, सारे सेल्स का इम्यून सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इंसान की डेथ भी हो सकती है, जिस तरह कोरोना वायरस है। सेकंड है कि ट्रांसमिट देयर करैक्टर, यानी ये अपनी खसूसियात भी आगे ट्रांसमिट करते हैं, आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ऑब्वियसली जब इनकी तादाद बढ़ेगी तो हर ऑर्गेनिज्म में, हर वायरस में वही खसूसियात होंगी जो इसके पेरेंट वायरस में होंगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे चैनल यानी इलम पैराडाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।